अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लास्ट्रा। नाजरीन, साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ किसी भी वक्त दुबई रवाना हो सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। लेकिन अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं। परवेज मुशर्रफ की उड़ान, आलिशान फार्म हाउस को सब जेल करार देना, हुकूमत का अदालतों में सख्त मौक़िफ़ ना अपनाना, जमानतों की भी खुलकर मुखालिफत ना करना, क्या ये हुकूमत से पसे पर्दा डील नहीं है? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह हकीमुल्लाह महसूद की, जो ये कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई संजीदा कदम नहीं उठाया गया। हम मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। हम पाकिस्तान के खिलाफ दो बातों की वजह से जिहाद करते हैं। एक वजह पाकिस्तान से अमेरिका की दोस्ती है और दूसरी वजह पाकिस्तान का काफिराना निज़ाम है और अमेरिका के दोस्तों को आइंदा भी निशाना बनाया जाएगा। नाजरीन, एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ अमेरिका से पाकिस्तान की दोस्ती। आखिर पाकिस्तान को कहाँ खड़े होना है? इन दो अहम खबरों पर आज हम बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत अहम खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए वो शेयर करेंगे क्लास्टर साहब और काजी साहब। जी काजी साहब। शाजी, आगाज़ में मैं बात करूंगा जो नादरा के चीफ और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की कल एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। उसमें नादरा के चीफ ने बताया है कि जी कोई हम ये नहीं कहते कि ये वोट सारे जाली थे, मगर इंक ठीक नहीं थी। मगर मैं ख़ास तौर पे इस पर तफसील हम नाजरीन को पेश करेंगे। जो कम्युनिकेशन होती रही इलेक्शन कमीशन के माबैन और नादरा के माबैन स्याही के बाबत, वो क्या अजीब डेवलपमेंट्स थी, वहाँ बड़ी कुछ मिस्ट्री है, उस पर बात करेंगे। और सेकेंडली मैं बात करूँगा एक बड़ी आम बीमारी है जिसका इलाज भी मिल गया, मगर आज जब मैंने उसके फिगर्स देखे तो माइंड ब्लोइंग थे। पाकिस्तान एशिया में सीने के सरतान में सबसे आगे है, जिसमें 40,000 औरतें हर साल मर जाती हैं। ज़रा गौर करें, 10 सालों की वार ऑन टेरर में 50,000 बंदे मरे थे। और जाहिर है वो भी बहुत गलत बात है, वो भी हम कौन उसको कंडोन कर सकते हैं। मगर ये जो टेररिज्म है, 40,000 का मतलब है 110 बच्चियाँ रोज़ाना जो है या औरतें जो हैं वो लुक़्मा अजल बनती हैं। और ये सबसे ज़्यादा आसानी से क्योर हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे कि ये क्या। ठीक है, क्लासेस साहब के पास चलते हैं। जी क्लासेस साहब, आप क्या बताएंगे? जी शाजिया, एक तो ये कल भी हमने स्टोरी को चेक किया था, उसको हम रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं। वो जो चाइना के साथ हमारा एक स्कैंडल चल रहा है, 75 हमने लोकोमोटिव जो मंगवाने थे, ऑलरेडी उसकी डिटेल्स हमने कुछ बताई थी कि पहली हुकूमत पीपल्स पार्टी दौर में क्या हुआ, फिर मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने जो वहाँ पे समरी भेजी उसमें क्या कुछ इन्होंने वहाँ पे एक यू टर्न दिया है, उस पूरी डील को कैंसिल कर रहे हैं। अब एक नया उसमें मोड़ आया है और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वजारत रेलवे ने ख़त लिखा है वजारत ख़जाना को, और जो उन्होंने उसमें कुछ ये तजावीज़ दी हैं कि आप उस चीनी कंपनी के खिलाफ क्या क्या स्टेप्स लें, वो बड़े इंटरेस्टिंग स्टेप्स हैं जो उन्होंने ये तजवीज़ की हैं। और मेरा ख्याल पाकिस्तानी तारीख में, रेलवे की तारीख में कम से कम ये पहली दफ़ा हो रहा है कि चीनी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की एक सिफारिश की गई है। क्या सिफारिश की गई है वो बड़ी डिटेल के साथ बताएँगे। आज ख्वाजा शाह साद रफ़ीक साहब एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग का इंतज़ाम कर रहे हैं वहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री में, तो कुछ उसके भी खदोखाल आपके साथ शेयर करेंगे कि वो क्या ब्रीफिंग देना चाहते हैं। और कुछ एंकर्स हैं और कुछ यहाँ पे सहाफ़ी हैं जिनको उन्होंने बुलाया हुआ है। एक तो ये आपके साथ हम स्टोरी शेयर करेंगे। दूसरी है कि आपको पता है कि वार एंड टेरर के हवाले से FC का बड़ा एक किरदार रहा है, और अब तक पाकिस्तान जो वार एंड टेरर नहीं जीत सका उसकी कुछ वजूहत में से एक वजह आज बड़ी इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करेंगे कि कितनी वो गाड़ियाँ हैं जो FC के लिए मंगवाई गई थी, इंपोर्ट करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने आर्डर प्लेस किया था, और 2007 से लेकर अब तक वो गाड़ियाँ कहाँ पे हैं, किस शक्ल में हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक ये स्टोरी होगी। और लास्टली तीसरी जो एक स्टोरी है, कल हमने शुगर के हवाले से जो सब्सिडी दी जा रही है यहाँ पे पावरफुल शुगर मिल मालकान को, अब एक ख़त लिखा गया है वजारत कामर्स की तरफ से वजारत ख़जाना को। उस ख़त में क्या डिटेल हैं, क्या सिफारिशात दी गई हैं और कितनी सब्सिडी मज़ीद मिलने वाली है, तो ये भी आपको हम ये इस प्रोग्राम में बताएंगे। ठीक है क्लासेस साहब, सबसे पहले परवेज मुशर्रफ की ज़मानतें मंजूर हुई हैं, तमाम मुकदमात में उनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं। हुकूमत का खुलकर मुखालिफत ना करना और उनके केस को उस तरह से परसू ना करना, और अब परवेज मुशर्रफ का ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त दुबई रवाना हो सकते हैं। तो ये तो बातें बहुत पहले से हो रही थी कि उनकी हुकूमत के साथ कोई डील हो गई है, तो ये एकदम रिहाई होना, उनका बाहर चले जाना, ये क्या कोई डील का ही नतीजा है? शाजिया, ये बड़ा एक अहम सवाल जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अब डिबेट किया जाएगा। एक चीज़ बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है जो पाकिस्तान में शायद अगर हम उसको रीड करने की कोशिश करें कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये जो जहाँ पे मेरे ज़राए बताते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया गए थे पिछले दिनों, जब उन्होंने वहाँ पे
एतकाफ़ में बैठना था, जो आखिरी हफ्ता रमज़ान का था वहाँ पे गुजारना था। तो सऊदी हुक्मरान उनसे कुछ खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी ये डिमांड थी कि जब आप सऊदी अरेबिया आए तो उससे पहले जनाब मुशर्रफ साहब को रिहा करना चाहिए, जिसकी वो मेरा ख्याल है उस पर अमल नहीं कर सके थे नवाज शरीफ साहब। अब की दफ़ा भी सऊदीज़ का रवैया अगर पाकिस्तान के साथ देखें वो बड़ा मुश्किल है, टफ़ है, बल्कि इतना टफ़ रवैया तो हमें पीपल्स पार्टी के दौर में भी नज़र नहीं आया था जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ उनका नज़र आ रहा है। आपको याद होगा कई दफ़ा हम बात भी कर चुके हैं कि ये लोगों को गोली दी गई थी जब नवाज शरीफ साहब ये पावर में आए थे कि इनके साथ सऊदीज़ के बड़े अच्छे रिलेशन हैं, इनको मुफ्त में तेल मिलने वाला है, इनको अरबों डॉलर की इमदाद मिलने वाली है, पाकिस्तान में एनर्जी का बुरहान हल हो जाएगा, IMF के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपको लोन के बजाय ग्रांट मिलेगी। और जो सऊदी अरेबिया हमेशा नवाज शरीफ साहब की जब भी हुकूमत आती है उनको पंप करते रहे। ये तामन उन्हें पीपल्स पार्टी दौर में कभी भी नहीं दिया था। एक आपको अनईजी रिलेशनशिप नज़र आती थी नवाज शरीफ साहब के दरमियान और सऊदी की हुकूमत के दरमियान, और सोर्सेज यही कहते हैं कि सऊदीज़ ने इनको कहा था कि आप जनाब मुशर्रफ पे हाथ हौला रखें, आप इन पे केसेस को इस तरह परसू ना करें। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब वो रिज़ल्ट लेने में नाकाम रहे थे जिसकी सऊदीज़ उनसे तवक्को करते थे। और यही वजह थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब मांगा गया कि विफाक क्या चाहता है, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो उस पर इनकी हुकूमत ने बाकायदा लिख के दिया था कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो ज़राए ये कहते हैं कि सऊदीज़ इनसे खुश नहीं थे, उनको ऐसा ये अपीज़ करने के लिए, राज़ी करने के लिए ये स्टेप्स यहाँ पे पाकिस्तान में लिए जा रहे हैं। और ये उनमें से एक वन ऑफ द रीज़न्स है, जो मेजर रीज़न मेरे कोई सोर्स ने बताई है कि बगैर सऊदी अरेबिया का खुश किया पाकिस्तान में जो इस मौजूदा बुरहान चल रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब के लिए उनको हल करना मुश्किल होगा। और वो जनरल मुशर्रफ की रिहाई चाहते थे और आपके सामने है कि रिहाई उनको मिलने वाली है। तो काई साहब, हम हमें दूसरे ममालिक को सऊदी अरब को खुश करने के लिए अपने मुल्क में स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बात बड़ी अच्छी उन्होंने इनसाइड स्टोरी बताई, लेकिन बात यह है कि हम जो इनसाइड बुरहान है वो सऊदी अरेबिया की मदद से क्या हल कर पाएंगे? क्या दूसरे मुल्कों में मिल सकता है आपको? तेल भी मिल सकता, क्या तेल मिलेगा, कितना तेल तो हमें मिल ही रहा है। यहाँ इंसर्जेंसी बंद हो जाए, जो सऊदी बैक्ड और ईरानियन बैक्ड इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में चल रही है, ये मसाइल का हमारा क्या हल करेंगे? तो हम हमेशा जो बाहर देखते हैं। मगर मुझे एक और बात याद आ गई क्लाथरा साहब, एक दफ़ा मैं रिपोर्टर तो नहीं हूँ, मैंने एक स्टोरी फाइल की, डिक्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स मुझे हाथ लग गए इंटरनेट पे यूं ही आवारा गर्दी करते करते, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी ये मैसेज दिया गया था कि आपने जो है वो याह्या खान को टच नहीं करना उस ज़माने में, क्योंकि उन्होंने अमेरिका बहादुर ने, उस वक्त हेनरी किसिंजर ने ये कहा था कि जी आप जो है उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी खासी खिदमत की है इधर चाइना के साथ जो हमारे तल्लुकात बने हैं। तो ये जो बेसिकली ये जो सारी चीज़ हम देखें तो ओवर द ईयर जो है वो हमारी जो सब सर्वियंस है, हम जो हमेशा जो है कोई ऐसा इंडिपेंडेंटली डिसीजन खुद से नहीं ले सकते। तो फिर उसमें ये होता है कि ना हम जो है आलमी मालियाती इदारों से खुल के मामला कर सकते हैं, ना हम हमारे अंदर जो जुर्म होते हैं उनकी कोई हम कलम कर सकते हैं, और फिर ये जी चलने दो, और फिर वो इसी तरह चलता रहता है। और आपको याद होगा क्लास साहब, हमने स्टोरी की थी कि सजा देना तो कुछ हम उन्हें वहाँ नहीं रख सके जहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रखा गया, जहाँ पे नवाज शरीफ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिनकी हुकूमत छीनी गई, उनको हम उस जेल में नहीं रख सके। हमने मुझे तो नहीं पता उस तफसील की, शायद आप इस्लामाबाद जाते हैं वहाँ आपको तफसील हो आपके पास के वहाँ स्विमिंग पूल भी यकीनन होगा, ये तो एक बड़ा लाजमा है वहाँ। तो क्या तो वो रहे हैं एक बड़ी प्रिविलेज्ड एनवायरनमेंट में रहे हैं सब जेल। तो इस सब जेल में तो 18 करोड़ लोग जाना पसंद करेंगे जिस किस्म के एनवायरनमेंट में यहाँ गरीब गुरबा इन आबादियों में रहते हैं। बहरहाल तो क्लासा साहब, नवाज हुकूमत का जो सख्त मौक़िफ़ था एक डिक्टेटर के खिलाफ, वो सऊदी हुकूमत के आगे, सऊदीज़ के आगे फिर हम यही कहें कि झुक गया। अच्छा, इसमें ना दो वर्जन है, बड़े इंटरेस्टिंग है जो आपने बात झुकने वाले की। एक ये था जो जनरल मुशर्रफ के करीबी हल्के उनसे कोई बातचीत हुई है मेरी, वो ये कहते हैं जनरल साहब को बहुत पहले की पेशकश थी, सऊदीज़ की तरफ से भी थी और इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से भी थी कि आप बाहर चले जाएँ, आप ना अपने लिए मसाइल खड़े करें ना हमारे लिए करें। तो जनरल मुशर्रफ का ये कहना था कि मैं पाकिस्तान में आया हूँ, जब तक अदालतों के ज़रिए मुझे वहाँ से क्लीन चिट नहीं मिलेगी, क्लीन चिट से मुराद हम ये ले लेते हैं कि जब तक ज़मानतें नहीं होंगी तो मैं पाकिस्तान से नहीं भागूंगा। तो ये ना समझा जाए मैं कोई बुज़दिल आदमी हूँ, वापस नहीं आया और मैंने केसेस फेस नहीं किए। सो एक तो ये चीज़ उन्होंने बड़ी क्लियर की। दूसरा, जनरल मुशर्रफ ये भी नहीं चाहते होंगे कि नवाज शरीफ की तरह उन पर भी ये एक तरह का एक उन पर ठप्पा लग जाए कि वो भी किसी डील के नतीजे में पाकिस्तान से गए थे। इसमें बड़ा फ़र्क है। जो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था, जब सऊदीज़ की मदद से एक डील की गई थी जनरल मुशर्रफ से,
वो आपको याद होगा उनको अदालतों के जरिए जमानतें नहीं मिली थी, उनको बाकायदा सजा याफ्ता मुलजिम ये मुजरिम थे नवाज शरीफ साहब थे, जब उनको डील की गई और जहाँ से भेजा गया, पार्डन किया गया था, बाकायदा सदर साहब ने किया था। आपकी दफ़ा जो जनाब मुशर्रफ का केस है वो ज़रा स्लाइटली डिफरेंट है, ये अदालतों के जरिए वो ले रहे हैं, इनको जमानतें मिल रही हैं। अगर डील हुई भी है, कम अज़ कम जनाब मुशर्रफ या उनके कैंप पे ये इल्ज़ाम नहीं लग सकेगा ये किसी डील के नतीजे में रिहा हुए, या इनको ममनू हुसैन साहब ने पार्डन कर दिया, नवाज शरीफ साहब ने कोई समरी भेजी थी जैसे उस वक्त की थी, या कोई खत लिखा गया था जिसमें मेडिकल ग्राउंड्स बताई गई थी, या और बला बला और कुछ वजूहात बताएगी। अदालतों को तो खुलासा सब सबूत नहीं दिए गए। इस पर आकर एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासा साहब, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि क्या किसी ने मुशर्रफ को मुजरिमाना डील करते देखा, मुजरिमाना साजिश करते देखा है, प्रोसिक्यूटर एडिशनल जनरल को जवाब नहीं दे सके, अदालतों में कोई सबूत फराहम नहीं कर सके, इसका मतलब है हम इन्हें मुशर्रफ की बाइज्जत रिहाई, बाइज्जत तौर पर जमानत उनकी मंजूर होना कह सकते हैं, डील नहीं इसे कह सकते? मैंने जैसे कहा कि ये इसमें बड़ा फ़र्क है, जो ये नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था जब जनाब मुशर्रफ साहब यहाँ पे मुल्क के वो थे चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनके दौर में और आज के दौर में बड़ा फ़र्क है। ये अदालतों से क्लीन चिट लेके जा रहे हैं, ये जहन में रखिएगा। उन्होंने अदालतों से क्लीन चिट उन्होंने मियाँ साहब ने नहीं ली थी, उन्होंने रफ़ीक तारड़ साहब जो उनके अपने ही सदर थे उस वक्त, उनसे पार्डन लेना मुनासिब समझा। सो दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक जो बात आप कह रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, सबूत नहीं है। इस मुल्क में आपको इंटरेस्टिंग ये चीज़ देखें कि जो पावरफुल आदमी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। मैं दो चार आपको मिसालें देता हूँ, और उनके खिलाफ पूरी कौम ने सबूत देखे हुए हैं, इसके बावजूद अदालतों के पास कोई सबूत नहीं है, ना उनके सामने पेश किए नहीं जाते या वो देखना नहीं चाहते। ये क्या कहानी है, एक और हम इस बहस में नहीं पड़े। मसलन ये अभी मैं ये 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था, सूफ़ी मोहम्मद साहब जिन्होंने मालाकांड में शरीयत का एक वहाँ कंपेन चलाई थी। अब पूरी दुनिया ने उनके ये टेलीविज़न चैनल्स पे हमने उनके, आपको याद होगा, बरह रास्त उनके जलसे सुने हुए हैं, उनकी तकरीरें सुनी है जिसमें उन्होंने कहा था मैं आइन को नहीं मानता, मैं पाकिस्तान की चीज़ों को नहीं मानता, बला बला। उन्होंने लंबी एक तकरीर की थी जो लाइव तमाम टेलीविज़न चैनल्स ने उसको दिखाया था। अब उनके बारे में कहा गया उनके बारे में उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है, उनको भी जमानतें मिल गई। ये 2-3 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे लाल मस्जिद, आपको लाल मस्जिद की मैं बता देता हूँ, यहाँ गाजी अब्दुल रशीद साहब थे जो बाकायदा, आपको याद होगा, लाइव ये कवरेज हो रही थी जब वहाँ से लाल मस्जिद से औरतें और बच्चे निकल रहे थे। उनको कहा गया था सेफ पैसे दिया जाए। आज तक हमारा मीडिया कहता है कि शायद औरतें और बच्चे वहाँ पे मारे गए थे। एक हमने लाइव भी देखा हुआ है कि जब औरतें और बच्चे वहाँ से निकल रहे थे। अच्छा, ये वो फुटेज है जो कभी पाकिस्तान के ये चैनल नहीं दिखाते किसी को, कि कैसे लाल मस्जिद से औरतें और बच्चे जो हैं वो कतार में ला के निकल रहे थे, और उन्हीं में दरमियान में या गाजी अब्दुल रशीद साहब जो है काले बुर्के में वो गिरफ्तार हो गए थे। ये पूरी कौम ने देखा था। और जब केस अदालत में पहुंचा उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ सबूत, कोई सबूत नहीं है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी बात, अभी जनाब मुशर्रफ साहब के बारे में कहा जा रहा है इनके खिलाफ भी सबूत नहीं है। मैं मानता हूं जनाब मुशर्रफ के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना मुश्किल होगा क्योंकि इसमें सर्कमस्टांसेस एविडेंस ज़्यादा है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं होगा। लेकिन यही अदालतें, यहाँ से बैठे हुए भुट्टो साहब भी यहाँ रावलपिंडी में वज़ीर आज़म थे, और 400-500 किलोमीटर के फासले पे कत्ल हुआ था, और अदालतों ने माना था कि भुट्टो साहब का रोल है, कि भुट्टो साहब के मौके पे मौजूद नहीं थे और उनको फांसी लगाई गई थी। सो ये थोड़े से इनमें ये फैसलों में एक आपको तजाद कहीं ना कहीं नज़र आता है कि जब चाहें आप किसी एविडेंस को मान लें, जब चाहें एविडेंस को ना मान लें। जो पावरफुल लोग हैं पाकिस्तान में, जिनसे सारी स्टेट भी डरती है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन भी डरते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ना मिलेगा। लास्टली मैं बार बार एक एविडेंस देता हूं तो बात करता हूं कि लंदन में राइट्स हुए थे 2 साल पहले, उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की मदद से उन्होंने आइडेंटिफिकेशन की और एक एक को देख के आपका कि आपकी शक्ल सीसीटीवी पे आ रही है, आप किसी दुकान में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने 6-6 महीने साल सजाएं दी। उन्होंने नहीं कहा कि कोई बंदे ले आए, एविडेंसेस दिखाएं, कहाँ पे था, किधर था, किसने देखा है। सो मॉडर्न जो सोसाइटीज़ हैं वो बड़े मॉडर्न तरीके से सजाएं देती हैं, मॉडर्न तरीके से एविडेंसेस देती हैं। यहाँ पे कहते हैं कि एविडेंस लेके भाई तमाम ये दुनिया ने स्क्रीन देखा है, लाइव तकरीरें सुनी है, लाइव बम्बिंग देखी है, लाइव एक्शन देखें। फिर साहब इसमें आपने ना बड़ी बुनियादी बहस की तरफ इशारा कर दिया। स्टेट हमारी बड़ी डीप है और रियासत से जो है वो टकराते हुए हम डरते हैं, चाहे जमहूरी दौर हो या ना हो। तो तरीका क्या है? तरीका ये है, जब बहसें हम यहाँ कर भी चुके हैं और बड़ी ये जेन्युइन बहसें हैं और अभी ये ऑब्सोलीट नहीं हुई, बड़ी पर्टिनेंट है। बात यह है कि जब एक पॉलिटिकल लीडर के पीछे अवाम खड़े होते हैं, उनका एक अम्बो होता है, एक ताकत होती है उनकी, तो फिर डीप स्टेट हो या और जो रियासती इदारे हों वो इस तरह की हाई हैंडेडनेस नहीं कर सकते। अवाम को तो आप वर्ल्ड बैंक और IMF की चरागाह बना दें,
ठीक है जी। और फिर यहाँ हो ये कि फिर हमारे जो नुमाइंदा हुक्मरान है वो आके हमें बताएं फ़ज़ाइल क्या हैं पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के, क्यों बहुत ज़रूरी है कि रोज़ाना आपकी बिजली की कीमत बढ़ जाए, क्यों ये अहम है कि जिनके पास ऑलरेडी बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं रोज़ाना उनकी दौलत में तो इजाफा होता रहे, और फिर आपको ये बावर करवाया जाए कि ये आपकी तकदीर है, आपकी डेस्टिनी है जो गुर्बत है। तो फिर जब आपके पीछे अवाम ना हो तो फिर IMF तो नहीं बचाता जब आपको फिर मुश्किल वक्त आ जाए। फिर आप ये देखें जो ज़ियाउल हक साहब के साथ बजट शूरा थी या वो ने बचा पाई थी त्यारा करने से पहले, या उससे बाद जो हुक्मरान यहाँ पे अननेचुरल जिनकी डेथ हुई या जिन्हें मारा गया तो क्यों लोग बाहर नहीं आए, घरों में बैठ के रोते रहे बाद इंस्टेंसेस में। तो बात यह है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर स्ट्रेंथन नहीं करते, उसको ताकतवर नहीं बनाते, रोजाना तो आप एक गरीब आदमी जिसकी जेब में 6000 पल्ली रह गया है रोज 500 रुपये और निकाल लेते हैं, यार ये दे दो बड़ा जरूरी है देखें। और फिर जो आप वजाते और हम सुनते हैं इनकी वजातें, रोना आता है सुन के उन लोगों की जनाब। तो ये है वो इशू। फिर आप मुशर्रफ को नहीं पकड़ सकते। जब आप अवाम को रोजाना गिरबान से पकड़ते हैं तो फिर आप मुशर्रफ को कैसे पकड़ सकते हैं? आपने ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको काजी साहब आपने बड़ा सम अप किया चीज़ों को, कैसे बंदे नहीं पकड़े जाते। चले मान लेते हैं जी बुगटी केस में कोई इनके पास सबूत नहीं है, कोई इनके पास ये जजेस डिटेंशन में, मतलब अगर जजेस डिटेंशन केस था तो ये 1.5 साल किसने उनको कैद में रखा है? कोई बंदे का नाम तो बताया जाए किसके आर्डर्स पे रखा गया, ये 1.5 साल फिर किसके नाम पे मुतल रहे हैं। मान लेते काजी साहब उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, जैसे सूफी मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला या गाजी अब्दुल रशीद साहब के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, जो तकरीबन रिकॉर्डेड चीज़ें हैं दुनिया भर ने देखी हुई है। अभी आप यूट्यूब पर चले जाएँ, क्लिक करें, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अदालतों के सामने ना मौजूद है ना आता है। चलें वो मान लेते हैं जन्नत साहब के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, आर्टिकल 6 के तहत तो एविडेंस मौजूद है जो 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी लगाई थी, वो तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। अगर एग्जेक्टिव जो है एग्जेक्टिव अगर मूव नहीं करती जाके, वो तो एग्जेक्टिव जाएगी कोर्ट के पास तो फिर होगा ना सर। लेकिन जजेस को फिर नजरबंद किसने किया था क्लासा साहब? वही मैं कह रहा हूँ जजेस को किसने नजरबंद किया था? 3 नवंबर की जो इमरजेंसी लगी थी ना आपने किया था ना हमने किया था। फिर ये जजेस को, और उसके बावजूद भी जजेस अगर ये कहें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि रियासत सबूत लेके आए जी कि हमें किसने ये डिटेन किया था। जनरल मुशर्रफ साहब तो नहीं थे, वो पता नहीं आप थे, मैं था, कौन था जिन्होंने जजेस को वहाँ पे डिटेन किया था। सो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि एक काम स्मूथ चल निकला है, जमहूरियत अच्छी बुरी है, आगे निकल पड़ी है। और आपको याद है हमारे यहाँ कहाँ कल्चर है, ISC असगर खान केस में बाकायदा इतना बड़ा फैसला आया, 1.5 साल प्रोसीडिंग हुई, हमने उस पर कुछ डजन्स के हवाले से शोज किए, खबरें की, स्टोरीज की, और हमने कहा कि रियासत की रेट स्टैब्लिश हो रही है। और बाकायदा हुक्म भेजा गया था GHQ को कि 2 जनरल्स हैं, जनरल बेग साहब हैं और जनरल दुरानी साहब हैं, इनका ट्रायल करें। हुआ ट्रायल? उसके बाद कभी किसी को जरूरत हुई कि इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए एक वहाँ पटिशन डाल दे। जरदारी साहब के खिलाफ NRO का केस आया, अमल दरामद पटिशन फाइल हो गई। साहब हम यही कह सकते हैं, क्लास साहब आगे बढ़ते हैं, हम यही कह सकते हैं कि बड़े लोगों पर लास्टली थोड़ा सा यूसुफ रज़ा गिलानी पे तौहीन अदालत का केस आया, फौरी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन की वहाँ पटिशन हो गई। 1.5 साल हो गया है। ये ISC असगर खान केस पे जो इन्होंने आर्डर्स किए हुए थे उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन की पटिशन नहीं है। वो किसी वकील को इतना टाइम मिलता है ना, यहाँ पे रियासत के बहुत सारे एक उनके फ्रंटमैन वकील फिरते रहते हैं जिनका काम ही सारा दिन ये कि अदालतों में पटिशन डाल दी जाए, वो भी हमें कहीं नजर नहीं आता, उस पर सारे चुप हैं, वो कोई एविडेंस नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ा बिग कंप्रोमाइज कर चुके हैं। वो वजीर आज़म बनने की एक बड़ी प्राइस होती है और किसी दौर में उन्होंने भी फेवर्स ली थी। अगर वो इतने अच्छे थे, वो फेवर ना लेते, पाकिस्तान की जेल में बैठे रहते, आज जनरल मुशर्रफ को भी वो ये ट्राई कर सकते थे। इसलिए जनरल मुशर्रफ एक चीज़ का क्रेडिट ले सकते हैं, बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, कि वो किसी से पार्डन लेके नहीं जा रहे, अगर उन्हें जाना है वो किसी को माफीनामा लिख के नहीं दे जा रहे, उनकी एप्लीकेशन किसी के पास पेंडिंग नहीं पड़ी, अच्छी है बुरी है वो अदालतों के जरिए क्लियर होकर जा रहे हैं, उनसे जमानतें लेके जा रहे हैं। और वो हमेशा ये बात बड़े ये फख्र से कह सकते हैं कि जिन जजेस को मैंने डिटेन किया था, मैंने यहाँ पे मार्शल लॉ लगा के रखा था, तो उन्हीं जजेस ने मुझे रिहाई दी है, उन्होंने जमानतें दी हैं, मुझे क्लियर किया। इसलिए वो अच्छी फेस सेविंग लेके जा रहे हैं मेरे ख्याल में। आगे बढ़ते हैं। काजी साहब तालिबान कहते हैं तरीके, कल आपने देखा BBC को उन्होंने इंटरव्यू दिया हकीमुल्लाह महसूद ने, वो कहते हैं जो अमेरिका का दोस्त है, जो अमेरिका से दोस्ती रखेगा हम उसे निशाना बनाएंगे। एक तरफ हमें उनसे मुज़ाकरात भी करने हैं, हमें अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रखने हैं, तो हमें कहाँ खड़े होना है? मेरा समझता हूँ अमेरिका से अब उन्हें जो है ना अमेरिका को थोड़ा माफ कर देना चाहिए। किसको? ये जो तालिबान जो है। अच्छा। तो इसलिए कि ये तालिबान की जो पहली हुकूमत थी, मुझे याद अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में वो अमेरिका बहादुर ने बनवाई थी, और जो वहाँ गए थे और जितने $1 मिलियन वहाँ गए थे उसका भी हमें पता है। उससे पीछे चले जाएं तो अगर हम देखें तो अमेरिका जो है वो जो पूरा जो एक बार वो बात करते होते हैं 27 अप्रैल 1978 की, तो जो यहाँ ये सारे बने थे, ये CIA और ये सब इनके, ये तो अब आप आराम से नेट पे चले जाएं ना, तो ये सारे रोज़ रोशन की तरफ आते हैं। तो ऐसी कोई दुश्मनी मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए और ना है, या मैं तो यही समझता हूँ। लेकिन बात ये है
कि अगर इस मुल्क को हमने इस तरह से जंगल बना देना है और फिर जो बन रहा है, मुझे ये डर नहीं है। बैतुल्लाह महसूद साहब की बड़ी अच्छी ये सॉरी हकीमुल्लाह महसूद साहब की ये बड़ी अच्छी बात है उन्होंने, मगर बात मुझे ये लगता है कि आखिर ये बेरोजगार करेंगे कैसे हमें? ये तो एक बहुत, मुझे ये बताएं इस्लामाबाद की हमने स्टोरी की कि तालिबान जो है बाकायदा दुबई में बैठ के और वहाँ जो यहाँ से बता इस्लामाबाद से इकट्ठा हो रहा है और स्ट्रीट के जो गैंग्स हैं, छोटे पैटी स्मॉल टाइम गैंग्स जो हैं, वो स्ट्रीट के जो गैंग्स हैं वो उनको स्पॉन्सर करके तो उनको अपने वो बना रहे हैं। और इधर खैर से उसमें हमारे एक CDA के 2 मुलाजमीन जो हैं वो भी एब्सकॉन्डर हैं, तो इनसे मिलकर रियासत के जो तो इनकी सर्वाइवल का पैसा, मैं ये कहता हूँ ये ऐसा नहीं है। ये बड़ा इस तरह आसान नहीं होगा। तो इवन ये इतना आसान नहीं होगा। ये जो हमारे रूलिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये बड़े डिफेक्टिव हैं और इससे ये बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा अगर हमें यहाँ अमन अमान करना है। अल्लाह करे कि बदल जाए। कायद साहब अभी हम बात कर रहे थे भत्ते की, तालिबान की सर्वाइवल का पैसा कहाँ से आता है? बाहर कोई बैरूनी कुव्वतें हैं जो इन्हें सपोर्ट करती हैं, इन्हें फंड्स देती हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? क्लासा साहब आवाज आ रही है आपको? शाहजहां जी मुझसे पूछा है आपने? हाँ जी क्लासा साहब जी एक तो जैसे तो कहते हैं, वो तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बाकी तो सारा ये काफिर हुकूमत है, काफिर हुकूमतें हैं, काफिर सिस्टम में चल रहा है। ट्राइबल एरिया में मेरा ख्याल है असल इस्लाम तो वहाँ पे नाफिज है, वहाँ पे सारा कुछ आप कैसे शरीयत के मुताबिक काम हो रहे हैं। किडनैपिंग के केसेस हैं वो आपके सामने हैं, वो भी शरीयत के मुताबिक शायद हो रहे हैं। यहाँ पे गवर्नर सलमान तसीर के बेटे को लेके गए, उससे पहले ये हमारे आर्मी के बहुत बड़े जनरल थे उनको दमाद के ले गए, गिलानी साहब का बेटे को उठा के ले गए, और बहुत सारे किडनैपिंग के केसेज हैं। जो गाड़ी चोरी होती है वो ट्राइबल एरिया से मिलती है, जो बंदा चोरी होता है वो वहीं से मिलता है, जो ड्रग्स की दुनिया भर में तिजारत हो रही है सुनना है वो भी वहीं से हो रही है। ये भी शायद ये खुदा ना खास्ता ये सारे काम ये शरीयत के मुताबिक हो रहे हैं। बाकी पाकिस्तान तो ये शरीयत पे नहीं चल रहा। मेन फंडिंग के सोर्सेज यही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी गिलानी साहब की फैमिली से नेगोशिएशन चल रहे हैं, उनके बेटे को रिलीज़ करने के लिए अरबों रुपए की डिमांड की जा रही है। सो फंडिंग अल्टीमेटली यहीं से हो रही है। दूसरी जैसे काजी साहब और हम एक इशू बनाया हुआ है और भी मीडिया ने एक तरह का मेन इशू बनाया कि इस्लामाबाद से जब यहाँ से अरबों करोड़ों रुपए का भत्ता जा रहा है और तालिबान इकट्ठे कर रहे हैं तो फंडिंग के सोर्सेज तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है। यहीं से बंदे उठाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, उनके बदले में आप तो गाड़ी चोरी पे भत्ते हो गए। पुलिस वाले निगोशिएट करवाते हैं कि छोड़ें जी आपकी 10-12 लाख की गाड़ी है, 3 लाख रुपया दें, उसके बाद गाड़ी आपको मिल जाएगी। जब रियासत इस लेवल पे कोऑपरेशन कर रही है क्रिमिनल एलिमेंट के साथ, फिर पैसे इकट्ठे करना, भत्ते लेना, फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम करना, ड्रग मनी करना, ये तो हमने पहले भी कहा है कि जो तालिबान में के उनके एलिमेंट्स हैं वो तो 34 से अब 72 हो चुके हैं। वो तो मानते हैं सारे कि एक फैक्शन तो रह नहीं गया। हो सकता है जी एक फैक्शन बिल्कुल इस्लामिक ये ट्रेडिशन पे चल रहा हो, जिहाद कर रहा हो, अमेरिकन के खिलाफ कर रहा हो, या पाकिस्तान की वो काफिर हुकूमत के खिलाफ कर रहा हो, चलो मान लेते हैं। बहुत सारे फैक्शन होंगे जो जिहाद के नाम पर किडनैपिंग फॉर ये रैंसम कर रहे हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में बाकायदा मुझे यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास क्या है, पूरे मीडिया के पास है कि तालिबान यहाँ से भी भत्ता लेते हैं। खन्ना पुल के करीब वहाँ पे इवन रेडी वाले जो हैं वो अफगानियों को भत्ता देते हैं। आपके पूरे इस्लामाबाद के इर्द गिर्द अफगानी बस्तियाँ बन चुकी हैं। जो आपकी साइकिल चोरी हो, आपका मोबाइल चोरी हो, वैगन चोरी हो, गाड़ी चोरी हो, बंदा चोरी हो, वो अफगान बस्तियों से मिल रहा है। ये तो रियासत फ्री फॉर ऑल बन चुकी है। जैसे अफगानिस्तान की सिमें हमारे ट्राइबल एरिया में चल रही हैं, वो पेशावर में चल रही हैं। और उस पर बड़ी अच्छी बात की थी ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कि बंद करें इस खेल को। तो रियासत तो हमारी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। इसको कोई कंसर्न नहीं है कि अफगानिस्तान की सिमें हमारे यहाँ चल रही हैं, अफगानिस्तान से हमारे रेलवे को या टेलीफोन आ रहे कि भत्ता दिया जाए। अगर अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान की रेलवे से भत्ता लिया जा सकता है तो ये ट्राइबल एरिया से या बैठ के पूरे पाकिस्तान से पैसे इकट्ठे करना तालिबान के लिए कौन सा मुश्किल काम है? सही। नाज़रीन मुझे ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्लासा साहब हमें बताएंगे कि चीनी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। कैसे आपकी खबरों की तरफ आते हैं? ये शादी ये मैंने ये जो कल जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जाकर उन्होंने मलिक तारिक साहब हैं, जब उन्होंने ये जो नादरा के चीज़ है उन्होंने एक तो बड़ी वजाहत की जी कि उनका ये कहने का मकसद नहीं था कि ये वोट सारे जाली हैं, वो तो इंक गलत इस्तेमाल हुई जिसकी वजह से ज़ाहिर है। अच्छा, अब वो ये भी नहीं कह सकते कि सारे असली थे, ये तो डाउट में आ गया ना। लेकिन जो असल में दिलचस्प मामला है, जब मैं आज इस खबर को देख रहा था तो ये मामला इलेक्शन कमीशन और नादरा के माबैन चल रहा है जुलाई 2012 से। 2012 जुलाई में इलेक्शन कमीशन को लिखा गया नादरा की तरफ से कि जी ये इंक हमें दरकार है। तो इंक उन्होंने कुछ इंक के सैंपल भेजे। पहले 2 जो सैंपल उन्होंने भेजे 27 जुलाई को गालबन, तो वो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया।
फिर उसके बाद एक सैंपल आता है 12 सितंबर को। 12 सितंबर का जो सैंपल आता है उसको अप्रूव कर देता है नादरा कि हाँ जी ये वेरिफिकेशन हो सकेगी, आप बाजार से जाके ये खरीद लें। अच्छा, लेकिन इसके बाद एक और अजीब हैरत अंगेज बात है कि दोबारा से इलेक्शन कमीशन 2 सैंपल और भेज देता है 14 दिसंबर 2012 को, तो वो रिजेक्ट कर देता है दोबारा। फिर जो है कुछ और सैंपल आते हैं 2013 मार्च में गालिबन। अच्छा, अब समझ में नहीं आती कि जब एक अप्रूव हो गया है, एक सैंपल अप्रूव कर दिया गया है, तो वो क्यों नहीं लिया गया। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि ये आखिर ये भी तो पता चले ना कि ये जो अब इलेक्शन कमीशन ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि जी वो कार्रवाई करेंगे, भी किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये ड्यूटी किसकी थी, ये क्या टेंडर दिया था आपने, वजाहत कर देना कौम के सामने, हम आपका क्या बिगाड़ लेंगे। सारा स्टाफ भी तो इलेक्शन कमीशन का था ना, इलेक्शन कमीशन का स्टाफ था। तो ये जो है ये अब वजाहतें हमें करनी पड़ रही हैं। और अब इमरान खान जो है, मैं कल उनको देख रहा था, इसी पे वो कहते हैं जनाब कि ये तो सारे का सारा गलत है और जो हमने कहा था वो ठीक है। और मैं कल उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे हमारा बड़ा एतमाद था इलेक्शन कमीशन पे और जुडिशरी पे, मगर हमारे साथ हाथ हो गया। तो ये भी एक अजीब बात है। क्योंकि और अब वो ये कहते हैं कि वो जो है क्या नाम है तहरीक PTA वाले जो मौलाना है तारुल कादरी के, जो वो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अच्छा, कह तो हम तो उस दिन से कह रहे थे वो ठीक कह रहे हैं, हम तो अपने प्रोग्रामों में कह रहे थे, हमें तो इतराज था उनके नुस्खे पे, तो बीमारी तो ठीक बता रहे थे तारुल कादरी साहब। इमरान खान तब उनके साथ क्यों नहीं मिले? तो अब ये कह रहे हैं जी 5 साल हम इंतजार करके अगला इलेक्शन इस तरह से नहीं होने देंगे। तो मेरे ख्याल में ये इशू जो हुआ है, अगर तो इसी तरह लर्न करते रहेंगे हमारे लीडर, तो फिर इस तरह 2-4 इलेक्शन और बीत जाएंगे, तो अगले इलेक्शन में कोई और कहानी होगी, इंक की बजाय कोई और, जो पता चलेगा कंप्यूटर गलत आ गए थे, तो ये आगे से चलेगा। तो मेरे ख्याल में ये इस पे कौम वजाहत मांगती है। क्या साहब आप इस पर कुछ कहेंगे? काजी साहब ने मेरा ख्याल है बड़ा कम्प्रिहेंसिवली इसको समअप कर दिया। ये बात तो साबित हो गई है, आप एक इदारा ठीक करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। कल बल्कि मैं सुन रहा था उनका एक प्रोग्राम में, जो डॉक्टर शेरफगंज साहब हैं, इनके शेरफगंज साहब हैं, डॉक्टर तो नहीं, मुझे अपने दोस्त याद आ गए मियाँ वाली के। तो ये जो शेरफगंज साहब इलेक्शन कमीशन के साहब, वो कल फरमा रहे थे कि आप एक अच्छी चीज़ तो मुलाहजा फरमाएं कि अगर कुछ इसमें गड़बड़ हुई है तो ये देखें नादरा ने उसको जाके उसको आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि हमने फलां सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था और ये आने वाले इलेक्शन में बड़ी दिनों ये आपके काम होगी। तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि बंदा छत से गिर के मर गया तो घर वाले रो रहे थे, तो कोई ये महल्लेदार आया तो उसने देखा बॉडी को, जो डेड बॉडी पड़ी थी, कहते हैं ऐसे खामखा रो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र करेंगे आंख बच गई है। तो ये वही वाला हिसाब है कि एक मुर्दा बंदा मर गया है, वो कहते हैं आंख बच गई है। और शेरफगंज साहब फरमा रहे हैं जी आपको खुश होना चाहिए कि नादरा ने डिटेक्ट कर लिया सिस्टम को, क्योंकि हमने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था। भाई मेरे, आपने हमें एक फ्री फेयर इलेक्शन देने की बात की थी, कहानियां सुनाई थी, 4-5 अरब रुपए से ज्यादा इस कौम का पैसा लगा है इलेक्शन पे। अब हमें बताया जा रहा है, और अभी उसकी पेमेंट्स रहती हैं, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास बिल किया हुआ है, फौज को पैसे अलहदा मिले हैं, जुडिशरी को अलहदा मिले हैं, उसके बाद जो स्टाफ था उसको अलहदा मिले। उसके बाद हम आपसे तवक्को करते थे, आपने इस मुल्क का 5-6 अरब रुपया खर्च किया है, उसके बाद आप ये हमें ये बता रहे हैं कि फलां जगह भी धांधली हुई है, फलां जगह भी गलत हुआ है, और ये कह रहे हैं कि जनाब खुदा का शुक्र करें कि हमने सिस्टम बेहतर बनाया हुआ है। क्लास साहब ये बता दें कि वो जो 2 नंबर स्याही है उसकी पेमेंट भी रहती है, वो तो पेमेंट कर चुके हैं। ये पेमेंट्स वगैरह एडवांस होती हैं सारी, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मोस्टली केसेस में, अगर आपने करनी होती है वो पेमेंट्स पार्टीज एडवांस ले लेते हैं। ये खेल पूरा पेंडिंग में नहीं रखे जाते। अभी फौज को पेमेंट करनी है, वो कुछ हो रही है, उसके बिल्स गए हुए हैं, बहुत सारी पेमेंट्स हो चुकी हैं। जो टोटल इस पर खर्चा आया था 3 बिलियन रुपीज़ के करीब हमें बताया गया था। उसके बाद जिमनी इलेक्शन हुए, उन पर अलहदा 1-2 अरब रुपया खर्च हुआ है। सो वो बिल की ये पेमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ कौम ने अपने रूलर्स बनाने के लिए अरबों रुपए टैक्स पेयर का पैसा लगाए, अब हमें बता रहे हैं कि फलां जगह पे तो गलत काम हो गया था, आइंदा नहीं होगा। सो मेरा ख्याल है ये आज बड़ा एक अच्छा काला में पड़ रहा था। 5 सालों के लिए भुगत लेते हैं, अगले साल इंतजार कर लेते हैं कि अगले 5 सालों में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्लास साहब, चीनी कंपनी के खिलाफ क्या सिफारिश की गई है? चीन हमारा दोस्त, समंदरों से गहरी दोस्ती, चीनी कंपनी के खिलाफ सिफारिश, क्या कहा गया है इसमें? एक तो चीज़ बड़ी अच्छी हो रही है, जो काजी साहब कहते थे कि जितनी हिमालय से ऊपर बड़ी दोस्ती है तो उतनी समंदरों से गहरी जेबें हैं। मुझे इनका फिक्र हमेशा, जब भी मैं कोई चीनी कंपनी से रिलेटेड स्कैंडल करता हूँ तो काजी साहब का जो फिक्र मुझे बड़ा याद आता है कि समंदर से गहरी जेबें भी हैं। एक काम तो बड़ा बहादुराना किया है मेरा ख्याल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, जो रेलवे के मिनिस्टर हैं, कि उन्होंने आते ही जो ये 75 लोकोमोटिव्स स्कैंडल था, इसको बड़ा सीरियसली उन्होंने टेकअप किया है। उस पर अगरचे मेरी एक आध रिजर्वेशन है, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। इन्होंने एक समरी भेजी थी काबीना को, जिसमें बताया गया था कि चीनी
कंपनी के साथ जो हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब के दौर में स्कैंडल आया था, पीपल्स पार्टी दौर में 12 अरब रुपए की जो डील हम कर रहे थे चाइना के साथ, इट्स ए डल्टी डील। उसमें पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान $25 मिलियन उनको एडवांस पेमेंट भी कर चुका है और इसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान को $1400 जुर्माना हो रहा है, रोज़ाना $1400 2010 से अब तक $1,60,000 से ज़्यादा जुर्माना पाकिस्तान पे कर चुका है और एक रेलवे इंजन पाकिस्तान नहीं आया। हम ये $25 मिलियन एडवांस भी दे चुके हैं। रोज़ाना के हिसाब से हम $1400 जुर्माना भी चीनी बैंक को दे रहे हैं कि हमने लोन नहीं यूज़ किया। इसके बावजूद भी हमारे ऊपर दबाव है। उस पर उन्होंने एक समरी भेजी थी उसको कबीना को कि इस डील को कैंसिल कर दिया जाए। ये बड़ी बोल्ड समरी थी, इसमें कोई शक नहीं है कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि हमें नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। स्टेप्स लिए। एक चीज़ का जिस पे मुझे एतराज़ है उन पे, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पे, मैंने कल वाले कॉलम में जिक्र भी किया था और उनका कल मुझे फ़ोन भी आया था उससे रिलेटेड, वो ये था कि जब आप ये बता रहे हैं कि इस डील में फलां गलत काम किए गए थे और चाइनीज़ कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान की तरफ से किसी न किसी ने उसके साथ इन्वॉल्व होकर गलत काम किया होगा। चाइनीज़ कंपनी पाकिस्तान को तो नहीं चला रही, ना वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को चला रही है। वो जो डल्टी डील की गई थी उसमें कौन कौन लोग मुलव्वस थे उसका जिक्र कहीं पे नहीं है। उस समरी में जो मेरे पास मौजूद है, जो कैबिनेट को भेजी है इन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने या उनके सेक्रेटरी साहब ने। सो कल मेरी बात हुई है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से, मैंने यही कहा कि मैं कि सर हमें जो इतराज़ है कि चाइनीज़ कंपनी को तो आपने ब्लैक लिस्ट कर दिया, वो ब्लैक लिस्ट हो गई कि जिसने पाकिस्तान के साथ गलत बिजनेस किया है, फेयर इनफ। तो जिन्होंने उनके साथ गलत बिजनेस किया रेलवे मिनिस्ट्री में बैठ कर, उनके खिलाफ आप कोई तजवीज़ नहीं दे रहे। वो पूरी की पूरी समरी उस पर खामोश है। आप हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब का उसमें रोल देखें, उस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी बैठी थी, जिन्होंने डील्स की थी, जिन्होंने पेमेंट्स की थी, उनका रोल देखें, वो पूरी की पूरी समरी से मिसिंग है, जिस पर मेरा इतराज़ था। खैर आज उन्होंने यहाँ पे एक ब्रीफिंग का इंतजाम किया हुआ है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, जिसमें कोई इस्लामाबाद के एंकर और जर्नलिस्ट को बुलाया हुआ है, जिसमें पूरा रेलवे के हवाले से एक तफसील से मेरा ख्याल है प्लान ऑफ एक्शन बताएंगे। अगर मुझे जाने का मौका मिले तो यकीनन मैं 2-4 सवालात उनसे पूछूंगा इसी स्कैंडल के हवाले से। अब उन्होंने जो उसमें इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है वो बड़ा अहम है। वो ख्वाजा साद रफ़ीक की वजारत ने एक ख़त लिखा है वजारत फ़िनांस को, जिसमें कहा गया है कि इस कंपनी ने हमारे 2.5 अरब रुपए के करीब हमारे देने हैं, ये जो जिसको ब्लैक लिस्ट किया, जिसके साथ डील की थी और इन्होंने सिक्योरिटी के तौर पर डिपॉजिट कराए थे। इनका भी ये कहना है कि आप वो जो कंपनी है, ये कायसा बड़ा इंटरेस्टिंग काम है कि उसको रेलवे की वजारत ने उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया चाइनी कंपनी को कि ये करप्शन में इन्वॉल्व है। वो पाकिस्तान के दीगर शोबों में काम कर रही है। एक वजारत कहती है ये करप्ट है और 5-6 और वजारतें कहती हैं करप्ट नहीं, हम इसके साथ कारोबार करेंगे। सो एक में उस पर बैन है और दूसरी के साथ अरबों रुपए का बिजनेस कर रही है। अब इन्होंने कहा है कि जिनके साथ वो बिजनेस कर रही हैं उसमें से 2.5 अरब रुपया आप कट करके जो रिलीजेस करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको, ये चाइनीज़ कंपनी को दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए, वो कहते हैं उसमें से 2.5 अरब रुपया निकाल के हमें दिया जाए, वजारत रेलवे को दिया जाए, हमारा सिक्योरिटी का पैसा था वो हमें दिया जाए। अब देख रहे हैं इस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता। सो ये वो स्टोरी है कि एक चाइनीज़ कंपनी जिसको वजारत रेलवे ने करप्शन के इल्ज़ामात पे बैन किया हुआ है, वो पाकिस्तान के दीगर शोबों में काम कर रही है। अब मुझे नहीं पता कि वजारत रेलवे गलत कह रही है या दीगर जो इदारे हैं जो उनसे अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। एक इदारा कहता है ये करप्ट कंपनी है, दूसरे कहते हैं नहीं भाई आपके लिए करप्ट होगी, हमारे लिए तो ये बिल्कुल ठीक है। ये है काजी साहब। अच्छा, लेकिन एक बात कलासर साहब ये है कि जो देखिए ये तो वक्त बताएगा और हिस्ट्री जज भी करेगी इनको, लेकिन जो इन्होंने वजीर रेलवे ने ये बात की है जी कि मैं इसे प्राइवेटाइज नहीं होने दूंगा और उसके रेवेन्यूज बढ़ाऊंगा, आई थिंक वो मस्ट अप्रिशिएट इट। और ये अगर वो करें तो एक मैं उनके पॉलिटिकल कैरियर में ये बहुत बड़ी बात होगी। जो आपने डॉक्यूमेंट दिखाया है अगर ऊपर प्रेस कर चुके हैं हम उसको करना जिस तरह आप बता रहे थे, IMF कहता है उसको भेज दो। जी एक अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि ख्वाजा साद रफ़ीक की 1-2 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं जो मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने कल के काला में तनकीद की। अभी भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि जहाँ पे वो चाइनीज़ तो हम करेंगे जब गलत बात होगी और जब अच्छी बात होगी हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। उन्हें बिल्कुल जहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं चाइनीज़ कंपनी के खिलाफ, ठीक ले रहे हैं, मैंने पूरी फाइल पढ़ी हुई है, उसमें करप्शन हुई है और बड़े पैमाने पे। लेकिन जहाँ पे जो बड़े बड़े लोग मुलव्वस है उस डील में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके भी कैबिनेट के सामने उनको बताना चाहिए उनके खिलाफ। और लास्टली इसमें कोई शक नहीं है कि ये साद रफ़ीक जो है नौजवान हैं, पैशनेट हैं, एग्रेसिव हैं और कुछ करना चाहते हैं। जो मुझे उनका काम, उनकी बात अच्छी लगी काजी साहब कि उन्होंने कहा कि रेलवे के किराए कम कर दिए हैं ईद की वजह से। ये हमने बड़े अरसे बाद कोई स्टेप देखा है रियासत की तरफ से। 40% उन्हें कम किया ख्वाजा साद रफ़ीक ने, ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। एक फिक्रा कह दूं कि ये जो बहुत बड़ा माफिया है ना, ट्रक माफिया, इससे बचा के निकलना ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है। हम बाहर के ममालिक में देखते थे क्रिसमस के मौके पर रियासत। जी मुझे ब्रेक लेनी, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कासिम, क्या वजह पाकिस्तान ब्रेस्ट कैंसर में एशिया में सबसे आगे? एशिया में सबसे आगे है और 40,000 बच्चियां जो हैं या औरतें जो हैं वो इसके एक साल में, मैं आज जब ये फिगर देख रहा था, ये 109 या 110 दिन में डेथ्स बनती हैं। तो इसमें अगर आप ये देखें कि ये 18 से 22 साल की बच्चियों में ये सबसे ज़्यादा होता है। एक तो ये टैबू है, टैबू इस पे बात क्यों करना पसंद नहीं करता। इसके बाद ये है कि इसके बाद जो होता है 40 साल की उम्र तक ये हो सकता है, और ये अवॉइडेबल है। ये अवॉइडेबल इस तरीके से है कि ये कैंसर्स में से अगर इसको अर्ली आप डिटेक्ट कर लें तो ये एक बिल्कुल एक इंतहाई क्योरेबल डिजीज़ है। लेकिन आप ये देखें कि 40,000 बच्चियाँ एक साल में मारी। 10 साल में हमने जितनी वॉर ऑन टेरर की है उसमें 50,000 डेथ्स हुई हैं, इसमें 5,000 हमारे फौजी शहीद हुए हैं। तो आप 40 अगर ये जमा करें तो ये जो टेररिज्म है, अब बात क्या है, बेसिक हेल्थ यूनिट्स कोई नहीं है, स्कूल में बच्चियों को कोई बताने वाला नहीं है कि आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे कर सकती हैं। ऊपर से अजीब व गरीब प्रेशर्स हैं समाज के और टैबूज हैं और वो लुक़्मा अजल बनती रहती हैं। उसके बाद इसका टेस्ट बड़ा आसान है। ये आम जो आप जिसे आप कहते हैं ये बेसिक टेस्ट जो हैं ये डिटेक्ट कर लेते हैं और ये दे आर वेरी चीप, अल्ट्रासाउंड वगैरह से आप उसको करके इसको अवॉइड कर सकते हैं। और इतनी डेथ्स आप अगर आप अंदाज़ा लगाएं एक साल और ये कितने सालों, अगर ये हम इसके पिछले 10 साल के इसके फिगर निकालें तो अवेयरनेस नहीं दिलाई जाती। अवेयरनेस नहीं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स नहीं है। होना क्या चाहिए कि हर 6 महीने बाद मज़हब मुल्कों में जो है वो बच्चों को बुलाते हैं, सेमिनार बड़े होते हैं जी उससे पैसे लेने के लिए। ये भी सेमिनार ही हुआ था जिसमें फिगर्स आई हैं, मैंने पढ़ लिया, मगर इनका फायदा कोई नहीं है। बात यह है कि जब रियासत आके हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं देती, वहां पे जो है मैंडेटरी नहीं बनाती अपने पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को चेक करवाएं, वहां क्या है इनके इलाज होते हैं बाहर जाके या 5 स्टार होटलों में, बच्चे मरते रहे। ये टेररिज्म है असल। और इस टेररिज्म को अगर नहीं, और जो दूसरा वो भी हमारे लिए अजाब है, लेकिन वो टेररिज्म हम इतना लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं कि उसके साए तले होने वाली लाखों अमवात जो हैं रोजाना हम उन्हें भूल जाते हैं। और ये वजह है क्यों हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो वीक क्यों है, या मुशर्रफ को भी नहीं पकड़ सकती, तो उसकी वजूहात बेसिकली एम्बेडेड हैं इन हमारी कुताहियों में। सही, आगे बढ़ते हैं। आफ्ताब मेकन क्लासेस साहब हमारे साथ लाइन में मौजूद हैं। आफ्ताब मेकन से बात करते हैं। आफ्ताब, क्या ये सारा मामला है फ्रंटियर कोर की जो 60 गाड़ियां हैं कस्टम की अदायगी की वजह से कराची पोर्ट पर खराब होने लगी हैं, खटारा होने लगी हैं, क्यों कस्टम की अदायगी नहीं की गई, क्या मामला है सारा? देखें शाजिया, कस्टम ने इनकी गाड़ियां इस वजह से रोकी हैं कि जिस कंपनी ने, दीवान मुश्ताक मोटर कंपनी ने ये हमसे गाड़ियां प्रोवाइड की थी, तो एफसी कहती है कि जी ये उस वक्त जो इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, जो टेंडर में इन बिल्ड थी कस्टम और इन ड्यूटीज और टैक्सेस शामिल थे। जबकि कंपनी कहती है कि जापानी येन की कीमत बढ़ गई और ड्यूटियां बाद में गवर्नमेंट चेंज हो गई 2008 में, उन्होंने गाड़ियों पे ड्यूटियां बढ़ा दी, इसलिए हम ये 13 करोड़ जो है ड्यूटी अदा नहीं करते। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जब इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो इनके साथ 100% इनको पेमेंट पहले कर दी गई। कंपनी ने गाड़ियां भी मंगा ली, लेकिन हैंड ओवर सिर्फ उसमें से 30-40 गाड़ियां की, उसमें से एम्बुलेंसेज थी, बाकी जितनी भी हैं वो कस्टम ने कब्जे में ले ली, कस्टम के पास हैं। वो कहते हैं आप हमें पेमेंट करें, टैक्सेस दें, ड्यूटियां दें, तब ये हम आपकी छोड़ेंगे। दीवान मुश्ताक वाले कहते हैं कि जी ये एफसी ने बाद में एफसी ने कहा जी ये हमारे मुआहदे में शामिल नहीं थी, और इस वजह से अभी तक पेमेंट भी दीवान मुश्ताक ले गया है और एफसी को गाड़ियां नहीं मिली। अच्छा, ये आफ्ताब ये बताइएगा, ये गाड़ियाँ किस पर्पज़ के लिए एफसी ने मंगवाई थी? क्योंकि यहाँ पे एफसी, हम तो फ्रंटियर कोर की उसकी बात जो सुनते हैं, ये बलूचिस्तान के लिए थी, ये पेशावर के लिए थी, पंजाब के लिए थी, किसके लिए थी, कौन सी एफसी के लिए थी? क्योंकि एफसी तो डिफरेंट हम देखते हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली हुई हैं, अगरचे बेस तो वहाँ पे फ्रंटियर कोर इनको कहा जाता है। ये कौन से इलाके के लिए और किस तरह की गाड़ियाँ ली जा रही थी? ये डबल केबन गाड़ियाँ थी, वीगो गाड़ियाँ थी, और ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए ली गई थी। आईजीएफसी ने ये सिर्फ अपने ही दस्तखतों से ये कहा कि जी गाड़ियां ले लेती हैं। इसमें मजे की बात यह है कि विफाकी ना वजारत दाखिला से अप्रूवल ली गई, ना वजारत खजाना से पूछा गया इन पैसों के बारे में कि ये हम 33-34 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। लेकिन थे ये आफ्ताब, आप भी थोड़ा सा सिस्टम समझते हैं, मैं भी छोटी मोटी रिपोर्टिंग इस्लामाबाद में करता रहता हूँ, तो ये रिलीजेस जो हैं ये तो फिर ये किसी ना किसी महकमे ने करनी थी, वजारत खजाना की तरफ से रिलीजेस होनी थी। तो ये पैसे किसने रिलीज किए थे दीवान मुश्ताक को, अगर उनको पता ही नहीं था तो? देखें सर, ये पैसे तो वजारत खजाना ने किए, लेकिन इनके पास डिफरेंट हेड्स होते हैं।
इनका लमसम 1 यूनिट, इनका 1 लाइनर बजट होता है, 1 लाइनर बजट में इन्होंने अप्रूव करा लिए। बाद में इन्होंने इस गाड़ियों में शो कर दिए कि ये हमने गाड़ियां परचेज की हैं। तो ये अच्छा, इनके तरफ आप ये कहना चाह रहे हैं किसी इन्होंने और हेड से पेमेंट करवाई थी एफसी ने, मतलब ये गाड़ियों का हेड नहीं था, ये प्रॉपर हेड नहीं था, इनके पास किसी और चीज का बजट पड़ा हुआ था, वो डाइवर्ट किया इन्होंने बजट ये गाड़ियां लेने के लिए। जी 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 बिल्कुल। और इसमें एक और बात जो मुझे लग रही है, इसमें मुझे लगता है कि किकबैक्स हैं जो लिए गए और दिए गए बाद में, या दिए नहीं दिया गया, उसका उस रिपोर्ट में जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की है उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि जी कोई कमीशन था या कोई अपफ्रंट पेमेंट थी, वो नहीं की गई। आप ये कहना चाह रहे हैं आफ्ताब 2007 से लेके ये तकरीबन 6 सालों से ये गाड़ियां एफसी जो मैं इस वक्त फील्ड में फोर्स मौजूद है, जिसका काम ये है को टेररिज्म खिलाफ लड़े, काउंटर टेररिज्म करे, उसकी जो गाड़ियां हैं पिछले 6-7 साल से वो कराची पोर्ट में सिर्फ टैक्स की वजह से पड़ी हुई है, ड्यूटीज की वजह से पड़ी हुई है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब मेकन आपका। क्लास साहब वक्त कम है, आगे बढ़ते हैं। बड़ी एक आम खबर जिसका हम फॉलो अप ले रहे हैं, चीनी जो शुगर मिल्स मालिकान है 50 करोड़ की सब्सिडी, वजारत खजाना ने अब क्या खत लिखा है, कहाँ तक पहुंचा ये मामला? जैसे हम इस स्टोरी को फॉलो अप कर रहे हैं कि ये 24 अरब रुपए से ज़्यादा की इनसे चीनी खरीदी गई थी इन शुगर मिल्स मालकान से, और 2 अरब रुपए इनके पास नहीं है किसानों को देने के लिए। इन्होंने कहा था कि हमें सब्सिडी दी जाए तो फिर हम सोचेंगे कि किसानों को पैसा देना है या नहीं देना। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने कल भी ये बताई थी कि ये फॉर्मल कोई वो नहीं थी, इसकी समरी नहीं थी इस पर कि आपने सब्सिडी देनी है इनको। ये वहीं मीटिंग में बैठे बैठे कुछ ख्याल आया कि जनाब के ऐसे करते हैं, इन्होंने क्योंकि पैसे देने हैं इनके ये ग्रोअर्स को, और 24 अरब रुपए की चीनी उनसे टीसीपी खरीद चुकी है सब्सिडाइज करके, वो ले चुके हैं, उसके बावजूद कहते हैं कि इनके पास पैसे नहीं है। तो किसानों से अगर आपने इनकी अदायगियाँ इनको करनी है तो मजीद सब्सिडी दीजिए, जिस पे 2 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग में इन्होंने बाकायदा बैठ के उसको 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी का अनाउंस किया। अब इन्होंने लेटर लिख दिया, वजारत खजाना को कहा गया है कि मेहरबानी फरमाएं ये जो 50 करोड़ रुपए का गिफ्ट है, ये बेसिकली जो ये हमारी कुछ ब्यूरोक्रेट से बात हुई है वो कहते हैं इसको गिफ्ट समझे। पाकिस्तान मिल्स एसोसिएशन जो है, ये शुगर मिल्स एसोसिएशन जो है, और जिसमें पॉलिटिशियन की अपनी मिले हैं, वो कहते हैं कि इस हुकूमत की तरफ से ये गिफ्ट है उनके लिए, शुगर मिल्स मालकान के लिए 50 करोड़ रुपए की पहली किस्त आप रिलीज कर दें। एक तरफ आप कहते हैं काजी साहब IMF कहती है कि सब्सिडी विदड्रा करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। IMF कहती है कि सब्सिडीज आप उससे भी हटा लें, वो आम आदमी से भी हटा लें, आप बिजली से भी हटा लें, गैस से हटा लें, आप पेट्रोल से हटा लें। क्यों? पाकिस्तान खसारे में जा रहा है। इस मामले पे IMF भी चुप है कि आप कैसे शुगर मिल्स मालकान को आपने 24 अरब रुपए की उनसे चीनी खरीद ली सब्सिडाइज करके, ऐसे ही 50 करोड़ रुपया उठे आपने बैठे बैठे मजीद सब्सिडी दे रहे हैं। इस पे IMF भी चुप है, आलमी इदारे भी चुप हैं, इसहाक डार साहब की वजारत भी चुप है, और किसी को कहीं से कोई एतराज़ नहीं है कि 50 करोड़ रुपया कौम का उठा के आप उन पावरफुल शुगर मिल्स को दे रहे हैं, मालकान को, जिन्होंने इस मुल्क में 130 रुपए फी किलो चीनी बेची हुई है, अरबों रुपए इन्होंने कमाए हैं। इसके बावजूद कैसे ना हो, सब्सिडी देने वाले और लेने वाले एक ही तो हैं। देखिए मैं चुप कैसे ना रहे, फिर यही कहूंगा कि बिल्कुल एक जो मालकान है वो रिकमेंड करते हैं, मालकान रिलीज कर देते हैं, मालिकान रिलीज कर देते हैं। दातर साहब अगर तो कोई नादार किस्म के हैं मिल मालकान, उनको अगर दे रहे हैं तो फिर हमें शायद मुतरज़ नहीं होना चाहिए गुर्बत की वजह से अगर उनको ये दिया। आपने एक और बात नहीं बताई कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने क्या खत लिखा था, वो या ये वही है? वही है जो मैं बता रहा था अभी। उन्होंने कहा जी कि क्योंकि ये गिफ्ट दिया गया था 50 करोड़ रुपए का, तो मेहरबानी फरमा के एक बात थोड़ी सी बात मेंशन करना चाहता हूँ जाते जाते। कुछ दिन पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हम देख रहे थे हुकूमती हमायदीन बैठे थे और वो बता रहे थे कि क्यों ज़रूरी है पेट्रोल में महंगा करना, क्यों ज़रूरी है ये सब्सिडीज विदड्रा करनी। तो इसको अगर वो कंट्रास्ट कर लें हम तो मेरे ख्याल में कहानी समझ तो आ जाती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन की तरफ से समरी थी, सॉरी मैं कॉमर्स कह रहा था, आई स्टैंड करेक्टेड, सॉरी ये उनकी तरफ से थी। और बात जो पाकिस्तान के अवाम और मीडिया को पूछनी चाहिए कि हमारे बिजली के गैस के उनको सब्सिडीज पे तो इतराज है, अब ट्यूबवेल पे उनको इतराज है कि आप किसानों को सब्सिडाइज पानी क्यों दे रहे हैं, बिजली क्यों दे रहे हैं, इस पे किसी को क्यों एतराज नहीं है। इसको IMF को भी एतराज नहीं है, सारे के सारे IMF से मामला तय करने वाले भी एतराज नहीं है, जो सब्सिडी देने और लेने वाले IMF से मामला तय करने वाले भी वही हैं। पूरी दुनिया में अगर आप देखें, यूनान का क्राइसिस भी अगर जाके देख लें तो यूनान में भी IMF और वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है करप्ट रूलिंग क्लास को, उनके इंटरेस्ट और मफादात का ख्याल रखता है। इंतहाई खौफनाक क्लास
एक बायस है इनमें। दुनिया भर में अगर आप ये देखें तो यहाँ 47 या इससे ज्यादा मुल्क हैं जिनको इन्होंने फंड किया हुआ है, तो वहां तमाम जगह पे। मुझे एक और बात बताएं कि सारे मगरब के जितने बैंक हैं, क्या ये छोटी दुनिया से लूटे हुए काले धन का धंधा नहीं करते वहां पे? ये जो टार्च बेयर ऑफ सिविलाइजेशन बने हुए हैं, मैं कल आपको आज हमने शुगर मिल्स एसोसिएशन का बताया है कि ये पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल करे, माल करे। कल मैं आपको उसका लेके आऊंगा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स की कहानी सुनाऊंगा कि उन्होंने कैसे पीसीसी, जो पाकिस्तान कॉटन ये रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाया हुआ है, जिसका काम है किसानों के मफादात को देखना, प्रोटेक्ट करना। कल मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको दिखाऊंगा कि इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो इजलास हुआ 2 अक्टूबर में, ये कैसे वहां पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है एप्टमा, कि ये जो किसानों के वेलफेयर के लिए, उनके मफादात प्रोटेक्ट करने के लिए इदारा बनाया हुआ है, उसका सरबराह हमारा बंदा होना चाहिए। ये कल आपके साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ शेयर करेंगे कि कैसे पावरफुल तक आपके तबके जो हैं वो किसान, जो 70% हमारा मुल्क का किसान है, उसको तबाह करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हर इदारे में अपना अपना बंदा बिठाना चाहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हुई है उसमें, ये ईसीसी के इजलास में 2 अक्टूबर को, वो डिटेल शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास साहब का। ऐसा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@duniatv.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।